वेलकम टू ऑल सीटेट प्रिपरेशंस। आज हम बात करेंगे थर्ड चैप्टर की, जिसका नाम है आरंभिक नगर, और ये आपका चैप्टर रहेगा हिस्ट्री का चैप्टर। तो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर हम कर चुके थे। नेक्स्ट हम करेंगे थर्ड चैप्टर, जो कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और मोस्टली यहाँ से ज़रूर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड चैप्टर। ठीक है। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भूतिया घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमारे मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। तो यहाँ पर एक थिंकिंग है, और क्या थिंकिंग है कि जो पुराने खंडर हो चुके हैं या फिर पुरानी जो इमारतें हैं, उनको हम क्यों संजोकर रखें, क्या उनमें ऐसा खास है। इसलिए इस वीडियो में या फिर इस चैप्टर में यही डिस्कस होगा। ठीक है। तो यहाँ पर बात की गई है हड़प्पा की कहानी की। अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह ऐसा खंडर है, यहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ कर ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। उसके बाद 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और जो चीज़ें मिली हैं, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया है। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। तो देखिए, जो हड़प्पा है अभी तो वो पाकिस्तान में है, लेकिन जब इसकी खुदाई की गई थी, जब हड़प्पा मिला था, उस टाइम पर ये भारत का ही एक भाग हुआ करता था। ये बाद में पाकिस्तान में चला गया है कुछ पार्ट इसका, तो आगे देखेंगे इसके बारे में। प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? इन नगरों की विशेषताएं क्या थी? इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में बना हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है ये लाइन। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। ये भी आपकी इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है, तो इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो कि जो ऊंचाई वाला जो भाग है उसको क्या कहा गया है? उसको कहा गया है नगर दुर्ग, और जो निचले वाला भाग है उसको कहा गया है निचला नगर। ठीक है। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी हुई होती थी कि हजारों साल के बाद तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूबसूरत रहें। कुछ नगरों में नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई जाती थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर और ऊपर से चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, जहाँ से मोहनजोदड़ो की बात की गई है। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। तो ये कंप्लीटली जो पैराग्राफ है जो मोहनजोदड़ो के बारे में बताता है, यहाँ की स्थिति कैसी थी, किस तरह के पानी को इकट्ठा किया जाता था और कैसे यहाँ पर स्नान किया जाता था, किसके द्वारा स्नान किया जाता था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको अंडरलाइन करना आप। उसके बाद है कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। ये आपकी इम्पोर्टेंट लाइन है कि अग्निकुंड कहाँ पर मिले हैं? ये मिले हैं आपके कालीबंगा और लोथल जैसे महानगरों में, जहाँ संभवतः
यज्ञ होते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कई नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका। अब यहाँ पर मैप में देख लेते हैं कि ये है आपका हड़प्पा और उसके बाद है ये मोहनजोदड़ो जो कि अभी पाकिस्तान में गया हुआ है। ये है आपका लोथल। ठीक है, तो मैप के माध्यम से आप देख सकते हो, आसानी से आपको इसकी लोकेशन पता चल जाएगी कि ये जो है, जो स्थान है वो अभी कहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हुए हैं। इन सभी स्थलों में पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे प्लेट आदि। तो ये जो मोहनजोदड़ो है और ये जो चाहुंदड़ो, कालीबंगा, धोलावीरा, लोथल, इस तरह के ये जो हैं, जो लोकेशन मिली हुई थी, ये बताई गई है मैप के माध्यम से कि ये अभी फ़िलहाल कहाँ पर हैं। कुछ पार्ट पहले तो पाकिस्तान और भारत का विभाजन नहीं हुआ था, लेकिन जैसे डिवीज़न हुआ भारत और पाकिस्तान का, तो कुछ भाग इसका पाकिस्तान में चला गया और कुछ भाग इसका यहाँ पर हमारे भारत में रह गया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपसे सीटेट में इसलिए इस तरह से पूछ ले जाते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई हुई थी, वहाँ पर जो चीज़ें मिली हैं वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा मिली हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके आते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। जब आपके क्वेश्चंस हम करेंगे तब वहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो मिली हैं। ठीक है, तो गुजरात है, मैं अभी बता देती हूँ आपको, गुजरात में मिली थी, ताकि जब हम क्वेश्चंस के आंसर दें तब आपके लिए आसानी हो। ठीक है, अब देखिए ये है आपके हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई, ये सब आप यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद है भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिला होते थे। घर के आंगन में चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। स्नानागार मतलब बाथरूम, आज के टाइम पर बोले तो। कई नगरों में ढके हुए नाले होते थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन से बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में जाकर मिल जाती थी। नाली के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जाती थी। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई दे रहा है? कोई 2 अंतर यहाँ पर आपको बताने हैं। ये यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते आपके। तो यहाँ पर देखिए नगरीय जीवन कैसा था हड़प्पा जो सभ्यता थी, वहाँ पर नगरीय जीवन कैसा था लोगों का। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि वे शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों और सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते थे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे। अब देखिए ये जो लिपिक है, ये आपके क्वेश्चन पूछा हुआ है सीटेट में, तो देखते हैं कि लिपिक क्या होता है। जो मोहरों पर तो लिखते ही थे, शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई थी। ठीक है, तो लिपिक क्या होगी? जो मोहरों पर जो लिखावट होती थी या फिर उन पर जो खुदाई की जाती थी मोहरों पर, उन पर जो काम किया जाता था उनको कहा जाता था लिपिक। ठीक है, इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं करते होंगे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही साथ लाते थे सुदूर देशों के किस्से कहानियां। मिट्टी से बने कई खिलौने भी लेकर आते थे जिनसे बच्चे खेलते होंगे। ये यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के कुछ पिक्चर आपको दिख जाएंगी इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसा था वहाँ का जीवन। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उससे बना हुआ नाला है। ये देखिए यहाँ पर एक सड़क है और उसके साथ बना हुआ एक नाला है। ऊपर एक कुआं, बाएं और बीच हड़प्पा की एक मोहर है। यहाँ पर
ये कुआं है और ये जो बाई है ये है एक मोहर। ठीक है, एक मोहर के ऊपर चिन्ह पर एक खास लिपि में उपमहाद्वीपों में पाए गए लेखन का प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की लेकिन अभी तक यह नहीं पता लग पाया कि इसका अर्थ क्या है। दाएं और पक्की मिट्टी के खिलौने हैं, ये खिलौने हो गए, ये हैं मोहर। उस टाइम पर जो मोहर होती थी और इन पर जो लिखा हुआ होता था या फिर इनको लिखने का जो काम होता था, इनकी जो बनावट होती थी, उनको कौन लिखता था, उनको क्या कहा जाता था, उनको लिपिक कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद है कि नगर और अन्य शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ से मिली उनमें से अधिकतर जो है पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनी हुई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट है आपका कि हड़प्पा के जो नगर हैं वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो कौन कौन सी है, मनके, बाट और फलक है। ठीक है, यहाँ पर नीचे आपको दिख जाएगा इनमें से क्या क्या है। यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं एक बार। पत्थर के बाट, देखो ये हैं पत्थर के बाट। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया था। इसे शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया था। मध्य में बाएं मनके, ये है आपका यहाँ पर मनका। इनमें से कुछ कार्लिनियन पत्थर से बनाए गए हैं। पत्थरों को काट कर और तराश कर मनके बनाए गए हैं। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागे को डालकर माला बनाई जाए। ठीक है, मध्य से दाएं पत्थर में धराधर फलक है, ये है आपका धराधर फलक। ठीक है, नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है। इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है, ये है आपका मूर्ति। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। यह आयताकार मोहरों का सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन के लिए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो मोहरें आपने देख ली कि मोहरें किस तरीके से होती थी। उसके बाद है संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि या तो ये पूछ लेंगे आपसे कि मेहरगढ़ में किस फसल की खेती होती थी, वो कौन सी है, ये कपास है। या फिर आपसे ये पूछ लेंगे कि कितने साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, वो कितने साल पहले, 7000 साल पहले। ठीक है, मोहनजोदड़ो के कपड़े से टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबों के वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेयन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। उसके बाद है इसमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया है। विशेषज्ञ इसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए कुछ खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना, मोहरों पर पिचकारी करना इत्यादि। पृष्ठ 28 पर देखो, मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। तो भाई ये तो आपसे पूछेंगे नहीं कि दाढ़ी किसने बनाई, किस तरह की है, तो ये सब नहीं आपसे पूछा जाएगा। जो आपका मेन है वो देखते हैं। यहाँ पर देखिए, कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलता है या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के आवश्यक प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किया गया कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वही मिली थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करते थे। तो जो कपास है वो तो हड़प्पा के जो लोग हैं वो खुद ही तैयार करते थे, उसको कपास को उगाते थे, लेकिन जो बहुमूल्य पत्थर हैं जैसे सोना, चांदी, इसको वो दूर दूर से आयात करते थे। ठीक है, ये है आपके लिए इम्पोर्टेंट। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट लाइन है ये आपकी कि जो तांबा है हड़प्पा के लोग कहाँ से करते थे। जो आज फिलहाल में जो राजस्थान है वहाँ से तांबे का आयात किया जाता था हड़प्पा के लोगों के द्वारा। यहाँ तक कि पश्चिमी
यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता। तो ये जो पैराग्राफ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे आपके सीटेट में। तांबा आपसे पूछ लेंगे, टीन आपसे पूछ लेंगे, कांसा आपसे पूछ लेंगे कि वो कहाँ से आयात करते थे हड़प्पा के लोग। ठीक है, तो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था, इन चित्रों को देखो। एक खिलौना है और दूसरी तरफ एक मोहर है, ये है मोहर, ये इस तरह ऊपर है खिलौना। तो ये तो कुछ नहीं है। अब यहाँ पर देखिए नगरों में रहने वाले लोगों के भोजन क्या क्या थे। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहर में रहने वाले शासकों और लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल में हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्राय लकड़ी के बनाए जाते थे, इसलिए हल के आकार के खिलौने मिले हैं। ये है हल के आकार के खिलौने जो उस टाइम पर हल होते थे। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चरागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंड को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का भी शिकार करते थे। तो आपसे ये पूछ लेंगे कि उस टाइम पर हड़प्पा के जो लोग थे वो कैसे कैसे जानवरों को अपने पालतू बनाते थे। तो आपसे ऑप्शन में पूछ लेंगे इस तरह से क्वेश्चन अगर बनेगा तो। उसके बाद है गुजरात। ये गुजरात से एक क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में, जो मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा से जो चीज़ें मिली हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिली हैं, वो हड़प्पा से ही गुजरात से मिले हैं। ठीक है, कच्छ के इलाके में मंदिर खेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा हुआ है। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभाजित थे, वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो कि धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई, जिसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगरों में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों से हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लोग मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। जो उनकी मोहर हैं वो छोटी छोटी चीज़ों पर पाई जाती हैं। नेक्स्ट है गुजरात के खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा हुआ है जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थर शंकों, धातुओं से बनी हुई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह में कई मोहरें, मुद्रांकन या फिर मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी हुई छाप जो मिली है। तो मुहरबंद या फिर मुद्रांकन क्या है? गीली मिट्टी पर दबाने से बनी हुई जो छाप है उसको कहा जाता है मुहरबंदी। ठीक है, यहाँ पर देखिए लोथल का बंदरगाह। एक बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया और उतारा जाता होगा। उसके बाद यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर, ये देखिए मुद्रा या फिर मोहर। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे इन डिब्बों का थैला को चिन्हित करने के लिए किया जाता था, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद इनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर इन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। आज भी मोहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मोहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है।
अब यहाँ पर देखेंगे जो हड़प्पा सभ्यता है इसके अंत का रहस्य क्या है, कैसे इसका अंत हुआ होगा। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। देखिए यहाँ से ना क्वेश्चन आता है, लगातार 2-3 बार यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है और यहाँ पर ऐसे आए हुए कि स्टेटमेंट आपको दे दी गई है 3-4 लाइन में और उन स्टेटमेंट से पूछ लिया है आपसे कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है। ठीक है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, लेखन मुहर बांटों का प्रयोग बंद हो गया, दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया था। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे, जुलनिकास प्रणाली नष्ट होने लगी और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि पक्की जो ईंट पकाने के लिए ईंधन है उसकी ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों को चरागाहों और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हुआ होगा, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का अक्सर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। उसके बाद है कि ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए थे। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इसके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। तो अब के लिए इस चैप्टर से संबंधित इसमें यही था। ये और देख लेते हैं जो कि अन्यत्र में है। अपने एटलस में मिस्र को ढूंढो। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेना दूर दूर तक भेजी थी। इसलिए बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिसे पिरामिड के नाम से जाना जाता है। ये है पिरामिड, इस तरीके से इसको पिरामिड कहा जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता था। उनके शवों के साथ ही और भी चीज़ें कई जो है वो दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न हो सकते हैं, पेयजल, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर भी शामिल हैं। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफनाया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। क्यों तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी होगी? अब मरने के बाद इन चीज़ों की कहाँ ज़रूरत पड़ती है बताओ। इतनी सारी चीज़ों को दफना देते थे। सेवक और सेविकाओं को, जो नौकर होते थे, उनको भी दफना देते थे बेचारों को खामखा में। बताओ उनकी कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है मरने के बाद। तो यही आपका इम्पोर्टेंट है आज के लिए, जो आपका हड़प्पा का चैप्टर है। एक तो ये आपसे पूछा जाता है क्वेश्चंस कि हड़प्पा का अंत कैसे हुआ। कई सारी लाइन है जो उठाई जाती हैं हड़प्पा के अंत से। एक गुजरात का ये जो पोर्शन है, गुजरात का ये जो पैराग्राफ है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद कई सारी चीज़ें यहाँ से पूछ ली जाती कि हड़प्पा के जो लोग हैं वो कौन कौन से जानवरों को पालतू बनाते थे और उनकी जो मोहरें हैं वो कैसी थी। ठीक है, इस तरीके से पूछ ली जाती हैं। और जो नया पूछा जाता है आपसे, नगरीय जीवन यहाँ से पूछा जाता है कि हड़प्पा काल में नगरीय जीवन कैसा था लोगों का। और जो स्नानागार हैं वो पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, और ये मैप ज़रूर ध्यान रखना आप लोग। ये जो मैप है यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि कौन सा जो क्षेत्र है, जो लोकेशन है, जैसे मोहनजोदड़ो है, ये आपसे पूछ ले कि अभी ये कौन से इलाके में है, मतलब कौन से देश में पड़ता है। जैसे अभी तो ये पाकिस्तान में चला गया, लेकिन जब तक बंटवारा नहीं हुआ था ये एक ही भाग था। पाकिस्तान और इंडिया एक ही पोर्शन था, एक ही देश कहा जाता था। लेकिन अलग होने के बाद कुछ इलाका, कुछ क्षेत्र, जो हड़प्पा जो सभ्यता थी उसकी जो खुदाई हुई, उसका कुछ पोर्शन, उसका जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान में चला गया और कुछ यहाँ पर हमारे इंडिया में रह गया। इंडिया में कौन कौन से हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हो। ये सारे जितने भी नाम यहाँ पर मेंशन किए गए हैं ये सभी हड़प्पा काल के ही नाम हैं। ठीक है,
तो आज के लिए था बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो आपकी आएगी उसमें आपके क्वेश्चंस होंगे हिस्ट्री के, जो हमने फर्स्ट 2 चैप्टर किए थे हिस्ट्री के, फर्स्ट एंड सेकंड, उसके भी क्वेश्चंस होंगे, और जो थर्ड चैप्टर है हड़प्पा का उसके भी क्वेश्चंस होंगे। तो तीनों चैप्टर के एक ही मैं क्वेश्चंस इंक्लूड करूँगी, क्योंकि कुछ ही क्वेश्चंस है, ठीक है। अगर एक एक चैप्टर के करूँगी तो 2-4 ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे पर चैप्टर। तो इसलिए मैंने तीनों चैप्टर के एक ही वीडियो में आपको क्वेश्चंस दिखाने की मैं कोशिश करूँगी, तो एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे। पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगी, जो पीडीएफ फाइल बनाऊँगी आपकी जो सीटेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनकी, ठीक है। तो आज के लिए था बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए नेक्स्ट चैप्टर और उसके क्वेश्चंस। थैंक यू।